Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. In this video, I'm gonna explain you the short answer type questions of poem number 2, Fire and Ice. From English First Flight book of class 10, these questions are given in your English Literature Companion book on page number 133 and 134. So, student, without wasting any time, let's start the video. एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इज दैट देर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे आइडिया विचार हैं लोगों के कि दुनिया किस तरह समाप्त होगी। डू यू थिंक वर्ल्ड विल एंड समडे? आपको क्या लगता है दुनिया एक दिन समाप्त होने वाली है? हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वॉट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बस्ट, सूर्य इतना गर्म हो जाए कि ये बस्ट हो जाए, नहीं फट जाए, और भी कोल्डर और एंड कोल्डर, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाए, है ना। तो आपके क्या विचार हैं, चलिए देखते हैं। देर आर डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द पॉसिबल एंड ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग विचार हैं लोगों के अलग अलग विचार हैं कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। वन व्यू, एक विचार ये भी है, दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया आग से समाप्त होगी। ठीक है। द अदर व्यू इज़ दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, और दूसरा विचार ये है कि दुनिया आइस यानी बर्फ़ में समाप्त होगी। इन माई व्यू, मेरे विचार में, बोथ द पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, दोनों ही संभावनाएं हैं। द सन में गेट हॉटर एंड हॉटर डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर, क्योंकि सूर्य है, ऐसा हो सकता है कि दिन ब दिन बहुत गर्म होता जाए, साल ब साल गर्म होता जाए। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रखा है, हम सब लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो हर ईयर बढ़ता जा रहा है। और डे में कम, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, व्हेन द सन विल एक्चुअली बस्ट एंड डिस्ट्रॉय द अर्थ, कि सूर्य जो है वास्तव में एक दिन फटेगा और दुनिया को समाप्त कर देगा। द अदर पॉसिबिलिटी इज़ दैट द सन में गेट कोल्डर एंड कोल्डर, ऐसा दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सन जो है दिन ब दिन कैसा होता जाए, कोल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ ठंडा होता जाए। और डे में एक्चुअली कम हो सकता है, एक दिन ऐसा भी आए व्हेन एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज फ्रोजन एंड फिनिश्ड, कि अर्थ पर हर चीज़ एक दिन ऐसी हो जाए कि वो फ्रोजन जम जाएगी और फिनिश ख़त्म हो जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फ्रॉस्ट, यानी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कंपोजर के अकॉर्डिंग, जो पोइट हैं उसके अकॉर्डिंग, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फायर और आइस का मतलब क्या है? हियर आर सम आइडियाज़, आपको कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, जैसे ग्रीड फायर में है या आइस में है। एवेरिस, ग्रीड और एवेरिस स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं, दोनों का मतलब ही होता है लालच। ओके स्टूडेंट्स। क्रूअल्टी क्रूरता, लस्ट हवस, कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे टकराव, फ्यूरी एंगर, इंटॉलरेंस सहन शक्ति का न होना, सहन शक्ति लोगों में नहीं है, रिगिडिटी कठोरता, इनसेंसिटिविटी लोग इनसेंसिटिव लोग हैं, एक दूसरे के प्रति भावनाएं नहीं है लोगों के अंदर। कोल्डनेस वही है कि इतने कोल्डनेस हो गए, इतने मतलब कोल्डनेस और इंडिफरेंस का मतलब दोनों का यही है कि आपके ऊपर कोई प्रभाव न पड़ना किसी भी चीज़ का। हेटेड एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव होना। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पोइट ये चीज़ें क्या हैं? तो चलिए, सम ऑफ दीज आइडिया पॉइंट टुवर्ड फायर एंड आइस, अदर्स पॉइंट टुवर्ड्स आइस। इसमें से कुछ आइडियाज़ हैं जो फायर के अकॉर्डिंग हैं और कुछ आइडियाज़ हैं जो आइस के अकॉर्डिंग हैं, है ना। जैसे फायर में आग किसकी लगी हुई है? लालच की, ग्रीड और एवेरिस की, क्रूअल्टी क्रूरता की, लस्ट हवस की, कॉन्फ्लिक्ट टकराव की, फ्यूरी एंगर की, ये आग लगी हुई है लोगों के अंदर। आइस क्या है? लोग इंटॉलरेंस हो गए हैं, असहनीय हो गए हैं, लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, रिगिड कठोर हो गए हैं, इनसेंसिटिविटी वो भी मतलब कठोर हो जाना। कोल्डनेस है ना, कोल्डनेस हो गए लोगों के अंदर, इतने कठोर हो गए हैं कि लोग किसी दूसरे की बात को सहन नहीं कर, वो सॉरी समझ नहीं सकते हैं, सेंसिबिलिटी ख़त्म हो गई है, इंडिफरेंशिएटेड, ये सब क्वालिटीज़ किस में आती हैं? आइस में। यानी लोग इतने काम हो गए, इतने कूल हो गए हैं कि उन्हें दूसरे की परेशानियों से, खुशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम?
राइम स्कीम क्या होती है स्टूडेंट? राइम क्या होती है? किसी भी पोइम के लास्ट में अगर कुछ वर्ड्स आते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए मैं पोइम नहीं लेता हूँ, अगर पोइम की जगह मैं आपके साथ कुछ और एग्जांपल रखता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि राइम स्कीम क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, राइम स्कीम का मतलब होता है, जैसे कोई पोइम है, वो कितनी लाइंस की है? 1 2 3 4 5 लाइंस की है। अब राइमिंग कहाँ बनती है? यहाँ लास्ट में राइमिंग बनती है, जो लास्ट वर्ड्स होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो राइमिंग बन रही है वो ये बन रही है कि ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दोनों सेम है। दूसरी राइमिंग बन रही है, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड सेम है और ये वाला वर्ड सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे राइमिंग बनेगी, यानी ये वर्ड ऐसे अगर राइमिंग बनेगी तो कैसी राइमिंग बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। लेट मी टेल यू, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड सेम है और यहाँ पर ये BCE ये वाला वर्ड सेम है। चलिए स्टूडेंट, तो इसकी राइमिंग क्या बनेगी? अगर इस लाइन को मैं A बोलता हूँ, इसको B लाइन, इसको C लाइन, इसको D लाइन और इसको E लाइन अगर मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पर राइमिंग किस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, A के लास्ट में और C के लास्ट में दोनों सेम वर्ड हैं, तो राइमिंग बनेगी A B, ये दोनों लाइन A B, और जो C वाली लाइन है वो फिर से अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग है? फिर से A के अकॉर्डिंग है, तो A, और जो लास्ट वाली हैं वो दोनों किसके अकॉर्डिंग हैं? B के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखो, B वाली राइमिंग में 3 लाइन है, A वाली राइमिंग में 2 लाइन है। तो यहाँ पर देखें आप, ग्रीन वाली जो 3 वर्ड हैं वो 3 लाइनों में है, A वाले 2 लाइनों में है। अगली पोएम जब मैं आपको पढ़ाऊँगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ मैं आपको राइम स्कीम ज़रूर बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, द पोएट हैज़ मेड यूज़ राइम इन हिज पोम, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज ABAA। अब यहाँ पे जो स्कीम राइम स्कीम आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है? ABAA। ABAA का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो फर्स्ट वाली लाइन का लास्ट वर्ड है और जो थर्ड और फोर्थ वाली लाइन के लास्ट वर्ड हैं वो तीनों की राइमिंग सेम है। जो सेकंड वाली लाइन है जहाँ B लिखा हुआ है, B मतलब जो सेकंड वाली लाइन है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वो लाइन डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक और तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, हो सकता है वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फिर से एक और तरीका ये है, जो सेकंड स्टैंजा आपको दिया हुआ है, द राइम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टैंजा इज BCB। अब यहाँ पर आप देखोगे BC डिफरेंट, BC डिफरेंट, अगेन B डिफरेंट। तो यहाँ पर जो सारी लाइंस दी हुई हैं उनमें से जो आपकी BBB, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, इनके जो लास्ट वर्ड हैं वो कैसे हैं? एक राइमिंग में हैं, सेम राइमिंग में हैं। अब यहाँ बात करते हैं किसकी? C और C की, यानी यहाँ पर जो सेकंड और फोर्थ वाली जो लाइन है उनके लास्ट वर्ड जो हैं वो सेम राइमिंग के हैं। तो इसकी क्या राइम स्कीम क्या हो जाएगी? BCB, यानी जो 3 लाइन हैं उनके लास्ट के सेम वर्ड हैं और जो 2 लाइन हैं सेकंड एंड फोर्थ उनके लास्ट में सेम राइमिंग वर्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल नो अबाउट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग क्या होती है वो आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट पोएम में आपको क्लियर कर देंगे ये भी राइमिंग क्या होती है।
चलिए एडिशनल क्वेश्चंस हैं, आइए इनको हम जानते हैं। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर और आइस क्या है? फायर एंड आइस आर यूज्ड एज मेटाफर्स, मेटाफर यूज़ किए गए हैं क्योंकि ये किसी पोइम में बोला फायर और आइस जरूर गया है, लेकिन पोइम में फायर और आइस का मतलब आग और बर्फ नहीं है। वेयर इज, जबकि फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवेरेज, क्रूअल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी एट्सेट्रा। आइस स्टैंड फॉर इंटॉलरेंस, रिगिडिटी, insensitivity, coldness, indifference, hatred, etc. Both here stand for negative qualities detrimental to the advancement of civilization. तो यहाँ पे दोनों की दोनों जो क्वालिटीज़ हैं लोगों की नेगेटिव क्वालिटीज़ को बताते हैं। दोनों के दोनों मेटाफर्स फायर और आइस जो आज की सिविलाइजेशन जितनी भी एडवांस होती जा रही है उनमें ये चीज़ें क्या हैं, बढ़ती जा रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? आपके अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हैं जो एंड होगा वर्ल्ड का वो कैसा होगा, क्यों होगा? द सन में गेट हॉटर एंड हॉटर द डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, ग्लोबल वार्मिंग इज बिकमिंग रियलिटी। अ डे में केम व्हेन द सन विल एक्चुअली बस्ट एंड। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिन ब दिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या होगा, एक दिन सन जो है एक्चुअली फट जाएगा एंड डेस्ट्रॉय द अर्थ, और पृथ्वी को विनाश कर देगा। देर इज़ ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी द सन में गेट कोल्डर एंड थिंग्स विल बी फ्रोजन एंड लाइफ में बी एंड ऑन द अर्थ, है ना, लाइफ में एंड ऑन द अर्थ। अब बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है सन बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाए, है ना, और फ्रोज जम जाए, जम के सारी चीज़ों को जमा देगा धरती पे, और वो सब चीज़ क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, एंड हो जाएगा उन सब का। चलिए, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कॉन्वे? और इस पोइम से पोइट जो है वो क्या मैसेज कॉन्वे करना चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है? द पोइट कॉन्वेज द मैसेज इनडायरेक्टली थ्रू द मेटाफर्स ऑफ फायर एंड आइस। वो मेटाफर्स यूज़ किए उसने फायर एंड आइस, उसके साथ साथ वो क्या मैसेज दे रहा है? बोथ नेगेटिव फोर्सेस थ्रीटनिंग द वर्ल्ड। ये दोनों नेगेटिव जो नकारात्मक ताकतें हैं वो दुनिया को क्या कर रही हैं, अपने अंडर ले रही हैं। द पोइट थिंक्स, पोइट को लगता है दैट इफ द वर्ल्ड डज नॉट पेरिश इन फायर, अगर दुनिया आग में ख़त्म नहीं हुई, इट विल प्रोबेबली पेरिश इन आइस, तो ये आइस में ख़त्म हो जाएगी। इफ़ द फायर ऑफ ग्रीड एंड लस्ट डज नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, अगर जो लालच की और हवस की आग लगी हुई है लोगों में, अगर उससे दुनिया ख़त्म नहीं हुई, परहैप्स, शायद, द आइस ऑफ इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस एंड हेटर्ड विल श्योरली डू। तो जो लोगों के अंदर असहनीय क्षमता है, लोगों के अंदर इंडिफरेंस है, कठोर हो जाना, यानी कुछ आपके पड़ोस में, कुछ आपने देखा होगा मार्केट में किसी पर्सन को जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कोई बेचारा एक अकेला है, उसे काफ़ी सारे लोग पीट रहे हैं, तो वहाँ उसको पीट रहे हैं और जो पास में लोग खड़े हैं वो तमाशा देखते रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस, कि आप इतने कठोर हो गए हैं कि आपको आसपास में क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इस प्रकार के गुण हैं वो भी दुनिया के अंत को निमंत्रण देते हैं, उससे भी दुनिया का अंत हो सकता है। द वर्ल्ड विल हैव टू बी सेव्ड फ्रॉम बोथ फायर एंड आइस। तो इस प्रकार की दोनों फायर और आइस से इस दुनिया को बचाना होगा। चलिए, व्हाट डू यू थिंक इज़ अ मोर पोटेंट डेंजर टू द वर्ल्ड, फायर और आइस? आपको क्या लगता है कि जो सबसे ज़्यादा पोटेंट, सबसे ज़्यादा अधिक पावरफुल पूछा जा रहा है आपसे, पावरफुल डेंजर, जो सबसे शक्तिशाली खतरा है वो दुनिया के लिए क्या है? फायर यानी आग, और या आइस यानी बर्फ। बोथ द नेगेटिव फोर्सेस फायर एंड आइस पोज रियल थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। कि दोनों ही सेम तरीके से दोनों नकारात्मक शक्तियां हैं, दोनों बराबर रूप से दुनिया पे, इस पृथ्वी पर सर्वाइवल के लिए खतरा है। हाउएवर इट इज़ आइस दैट इज इंडिफरेंस, हेटर, इंटॉलरेंस, एपैथी, इनसेंसिटिविटी, apparently invisible in itself, is more potent to kill humanity by destroying all the finer feelings of love, compassion, comradeship, etc. अब देखिए, इन्होंने कहा है कि वैसे तो दोनों ही खराब हैं, लेकिन हालांकि जो आइस है, जिस पोइम में आइस यूज़ की गई है, जो किसकी है? इंडिफरेंस, लोग कठोर हो गए, हेटर्ड, घृणा करते हैं एक दूसरे से, इंटॉलरेंस, असहनीय हो गए हैं, सहन नहीं करते कोई भी चीज़,
एपैथी का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ एपैथी इट इज़ ऑल्सो द लाइक इनडिफरेंस, है ना, उदासीन हो गए हैं, उदासीनता, यानी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। इनसेंसिटिविटी, है ना, सेम एज एपैथी, इनसेंसिटिव हो गए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। एपेरेंटली यानी क्लियरली, स्पष्ट रूप से। इनविजिबल इन इटसेल्फ, अपने आप में इनविजिबल है, लोगों को पता नहीं चलता कहाँ है, लेकिन सबके अंदर इस प्रकार की क्वालिटीज़ हैं। इज़ मोर पोटेंट, जो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, टू किल ह्यूमनिटी, जो मानवता की हत्या कर रही हैं, बाय डेस्ट्रॉइंग, क्यों, विनाश करती हैं किन चीज़ों का, ऑल द फाइनर फीलिंग्स, जितनी अच्छी फीलिंग्स हैं लोगों के अंदर उस चीज़ का विनाश करती हैं ये चीज़ें। कौन सी अच्छी फीलिंग्स हैं लोगों के अंदर, जो प्रेम की भावना थी एक दूसरे को लेकर, वो ख़त्म हो चुकी है। कंपैशन, लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते थे, वो ख़त्म हो चुका है। कॉमरेडशिप यानी ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, लोगों के आपस में जो भाईचारा था, है ना, भाईवाद था, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है ना। तो जो आईएस वाली जो आपकी डेंजर है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस दुनिया के खत्म होने के लिए। चलिए, नाउ द लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज दैट इन वॉट वे इज़ द पोएम फायर एंड आइस अ मॉडर्न पोएम, किस तरीके से एक मॉडर्न पोएम है, आज के दिन की पोएम है। इन मॉडर्न पोएम द पोइट्स एटीट्यूड इज न्यूट्रल एंड एम्बिगुअस, जो पोइट का जो पोइट का एटीट्यूड है वो कैसा है, अस्पष्ट है, न्यूट्रल है ना, बिल्कुल क्लियर नहीं है। इन फायर एंड आइस द पोइट डज नॉट सीम टू इम्पोज हिज व्यूज़ ऑन द रीडर्स, तो वो अपना, ऐसा नहीं लगता कि वो अपना जो व्यूज़ है वो रीडर्स पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। ही क्योट्स अदर पीपल्स व्यूज़ एंड रिमेन्स न्यूट्रल, वो दूसरे लोगों के विचारों को क्या करता है, मतलब पोएम में शो भी करता है, लेकिन फिर शांति भी हो जाता है, किसी पर उंगली नहीं उठाता। इट इज़ अप टू द रीडर टू डिसाइड, अब ये रीडर के ऊपर डिसीजन है कि वो फायर और आइस को किस प्रकार लेता है। विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड और बोथ, कि फायर और आइस में से कौन इस दुनिया का अंत करेगा, या फिर दोनों ही इस दुनिया का अंत करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, I hope you got all these short answer type questions. In next video we will be studying the long answer type questions. Till then, thanks for watching the video. Keep studying at your home. Always love your parents.